गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा। सेकंड यूनिट में हम लोग पिछले लेक्चर में उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे थे। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की परिभाषाएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग सीमांत उपयोगिता से संबंधित हम नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम भी कह सकते हैं, इसको हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम भी कह सकते हैं। इस नियम का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर गोसेन ने किया था। प्रोफेसर गोसेन, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर हरमैन हेनरिक गोसेन, पूरा नाम है प्रोफेसर हरमैन हेनरिक गोसेन, या केवल आप प्रोफेसर गोसेन बोल सकते हैं। प्रोफेसर गोसेन, या इनका पूरा नाम प्रोफेसर हरमैन हेनरिक गोसेन, या इनको हरमैन हेनरिक को हम एच करके बोल सकते हैं, तो प्रोफेसर एच गोसेन। तो प्रोफेसर एच गोसेन बोलिए, चाहे प्रोफेसर हरमैन हेनरिक गोसेन बोलिए, या केवल प्रोफेसर गोसेन आप बोल सकते हैं। तो प्रोफेसर गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन किया, सबसे पहले इसका प्रयोग किया। इसीलिए इनके नाम पर, गोसेन के नाम पर, इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम। इसको जो है हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रतिपादन सबसे पहले गोसेन ने किया था, तो गोसेन के नाम पे ही इसको गोसेन का प्रथम नियम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि गोसेन ने जो है दो नियम दिए थे। तो पहला नियम ये इनका था, पहला नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। बाद में इस नियम की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की। किसने की? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल ने साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इस नियम को अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों से परिभाषित किया है। मार्शल थे, गोसेन जी थे, मार्शल जी, अन्य अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने इसको जो है अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। यदि इसकी हम बात करें तो सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उपभोग के क्रम में जैसे जैसे वह उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता जाता है,
वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अर्थात ये नियम क्या कहता है कि जब कोई उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का या किसी सेवा का क्या करता है, उपभोग करता है, और उपभोग की इकाइयों को क्या करता है, वो उपभोग इकाइयों को बढ़ाता जाता है या उपभोग की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है। अर्थात जो उपभोग जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है वो एक से अधिक इकाइयों का यदि उपभोग कर रहा है और उन इकाइयों में क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन वृद्धि करता जा रहा है। दिन प्रतिदिन का मतलब कि लगातार, क्योंकि यहाँ पर जो ये नियम है इसका मतलब क्या है कि जो उपभोग हो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, गैपिंग नहीं होना चाहिए, लगातार निरंतर होना चाहिए। तो जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग की इकाइयों में निरंतर क्या करता है, वृद्धि करता जाता है, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, क्योंकि उपभोग जब करता है कोई भी उपभोक्ता तो उससे क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण ही उपभोग की इकाइयों में वृद्धि से सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण ही इसको क्या कहा गया, इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है, घटना होता है, कम होना होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसीलिए इसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहें, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, अन्य बातें समान रहें तो। अन्य बातें समान का मतलब क्या होता है कि इस नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं जो भी हम आपको बताएंगे, अजम्पशंस हैं इस नियम के कुछ, अर्थात ये नियम भी कुछ बातों को स्थिर मान के चलता है, उसी को हम बोलते हैं मान्यताओं को हम क्या बोलते हैं, अन्य बातें समान रहें तो। जब यदि अन्य बातें समान रहें तो कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग के निरंतर इकाइयों में क्या करता है, जैसे जैसे वृद्धि करता जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। आसान है। अब इसी नियम को हम और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इसकी व्याख्या हम टेबल के द्वारा, सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है इसको सारणी द्वारा और रेखा चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसको सारणी के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, वह किसी वस्तु का उपभोग करता है, जैसा कि नियम कहता है। कोई उपभोक्ता जब किसी वस्तु का उपभोग करता है और उपभोग की इकाइयों में निरंतर क्या करता है, वृद्धि करता रहता है, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, सारणी के द्वारा देखेंगे कि कोई उपभोक्ता, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है और वो किसी वस्तु का, मान लीजिए हम रोटी को ले लेते हैं, रोटी का उपभोग करता है। जब वो रोटी का उपभोग करेगा तो उससे क्या मिलेगी, उसको उपयोगिता मिलेगी, सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो उसका क्रम क्या होगा, इसी को हम एक टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक सारणी बनाते हैं, इसको हम सारणी द्वारा स्पष्ट करेंगे। टेबल बना लेते हैं। सारणी में एक तरफ हम रोटी, जो वस्तु है रोटी है, तो रोटी की इकाइयां,
एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, रोटी की इकाइयों को लिखेंगे, दूसरे कॉलम में इससे प्राप्त होने वाली, इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी या एमयू भी बोलते हैं। तो इसमें हम दो कॉलम बनाएंगे। आपका एक कॉलम में हम लिखेंगे जो वस्तु है, रोटी है, इसकी इकाइयाँ, और दूसरे कॉलम में हम सीमांत उपयोगिता को लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो रोटी की इकाइयाँ हैं, रोटी की जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि कुल 6 इकाइयों का प्रयोग उपभोक्ता करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, रोटी की 6 इकाइयों का उपभोग जो है उपभोक्ता करता है। तो जब कोई उपभोक्ता रोटी के 6 इकाइयों का उपभोग करता है, निरंतर उपभोग करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इससे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि ये जो हम आंकड़े लिखेंगे ये काल्पनिक आंकड़े हैं, आप इन आंकड़ों को बदल के भी लिख सकते हैं जो मैं लिखूंगा। ठीक है, कोई फिक्स आंकड़े नहीं होते इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, एक काल्पनिक आंकड़े होते हैं जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और लिखकर हमको इस नियम को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले इकाई से, पहले रोटी से 10 के बराबर जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे से मान लीजिए 8 होती है, तीसरे से मान लीजिए 5 होती है, चौथे से मान लीजिए 2 होती है, पांचवें से मान लीजिए 0 होती है, छठवें से -3 होती है। ये कल्पित आंकड़े हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर आंकड़ों को आप बदल लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का क्रम हो वो क्या होना चाहिए, ये घटते हुए सीक्वेंस में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तभी हम इस नियम को प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ पे चूंकि क्या है, रोटी की इकाइयाँ क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए जो है सीमांत उपयोगिता क्या होना चाहिए, घटते हुए क्रम में होना चाहिए। क्योंकि यह नियम यही कहता है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही कहता है कि जैसे जैसे उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होता है, सीमांत उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसको भूख आई है, भोजन के लिए बैठता है। जब वह भोजन के लिए बैठता है तो पहली रोटी जब वो खाता है तो उसको सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। उसे भूख आई है, उसकी आवश्यकता तीव्र है, क्योंकि आपको पता है कि उपयोगिता जो है आवश्यकता की तीव्रता पर ही निर्भर करती है। आवश्यकता जितना अधिक तीव्र होगी, उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है, उपयोगिता उतनी ही अधिक प्राप्त होती है। चूंकि व्यक्ति को भूख आई है, भोजन के लिए बैठा है, तो जब वो पहली रोटी खाता है तो उससे क्या होगा, वहाँ पे उसको सबसे अधिक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर जब वो दूसरी रोटी खाता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता थोड़ा क्या होता है, कम होने लगता है। यानी भूख शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं तो भूख क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है। वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले रोटी पे तो 10 के बराबर जो है सबसे अधिक जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी रोटी खाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी रोटी खाते हैं तो उससे भी कम जो है सीमांत उपयोगिता हो जाती है। चौथी रोटी पे आप देखिए और कम हो जाती है, 2 के बराबर जो है सीमांत उपयोगिता हो जाती है। और पांचवी रोटी पे आप देखिए सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। ये जो बिंदु है इसी को हम बोलते हैं, ये जो बिंदु है इसी को हम बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु।
पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसका भूख समाप्त हो जाता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यहाँ पर वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। पांचवी रोटी जैसे ही वो खाता है उससे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और ये शून्य जो सीमांत उपयोगिता है यह इस बात का संकेत कर रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, अर्थात जो उसकी भूख है वो शांत हो जाती है। यही बिंदु जो है पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उपभोग में क्या होता है, उपयोगिता का ह्रास होता है, उत्पादन में उपयोगिता क्या होता है, सृजित होती है। तो वही बात है यहाँ पे, उपभोग से क्या होता है, उपयोगिता का ह्रास यही हो रहा है। उपयोगिता का ह्रास, सीमांत उपयोगिता ह्रास नहीं है, उपयोगिता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। कमी होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि ये उपयोगिता क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। और जहाँ पे शून्य होती है वहीं पे व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यदि उपभोक्ता को उस वस्तु का उपभोग, यानी यहाँ पे आप रोटी की बात कर रहे हैं, इसका जो है उपभोग करता है, तो उससे क्या होता है, उस उपभोक्ता को ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है। ऋणात्मक उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक उपयोगिता का मतलब होता है कि अनुपयोगिता, कष्ट, तकलीफ, दुख, क्योंकि सुख के बाद दुख मिलना तय है, तो सुख यहां पर क्या हुआ, पूर्णता हो, संतुष्ट हो गया। अब संतुष्टि के बाद यानी आपका पेट भर गया। जैसे आप देखिए, आप कहीं रिलेशन में आप जाते हैं, तो रिलेशन जब आप जाते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है, वहां पे जो भोजन परोसने का जो तरीका होता है, वहां पे आपको रोटियां दी जाती हैं, है ना। मान लीजिए 2 रोटी रखी गई, 3 रोटी रखी गई, है ना, या 4 रोटी एक साथ रख दी गई, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक एक रोटी करके या 2 2 रोटी करके मिलती रहती है आपको। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है 3 रोटी 4 रोटी खा गए, 5 रोटी भी खा गए। तो जब 5वीं रोटी आपने खा लिया तो आपका पेट क्या हो गया, भर गया। अब ये नहीं सबका 5 ही रोटी में पेट भरे, है ना, सबका अलग अलग जो है भोजन का जो है कैपेसिटी होता है। कुछ का 4 ही में भर जाएगा, कुछ का 3 ही में भर जाएगा, कुछ का 5 भरेगा, कुछ का 7 में, कुछ का 8 में, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। यहाँ पर जो उपभोक्ता है, जिस उपभोक्ता की हम बात कर रहे हैं, उसका जो पेट है या उसको जो संतुष्टि मिलती है वो 5 ही रोटी मिल जाती है। तो 5 रोटी में उसका पेट भर जाता है। तो आप वहाँ जाते हैं, आपका पेट भर जाता है। उसके बाद जब पेट भरने के बाद फिर भोजन की इच्छा होती है, नहीं होती है, फिर खाने की इच्छा नहीं होती है आगे। लेकिन प्रेम बस जो रिलेटिव लोग होते हैं, संबंधी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जबरदस्ती क्या करते हैं, लीजिए एक रोटी ले लीजिए, एक रोटी और ले लीजिए, है ना, एक रोटी तो खा ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप 5वीं से 6वीं रोटी संकोच बस ले लेते हैं। तो जब 5वीं से 6वीं रोटी आप संकोच बस लेते हैं, तो जब 6वीं रोटी आप खाना शुरू करते हैं, तो उस रोटी के खाने से आपको सुख नहीं मिलता, तब आपको कष्ट होने लगता है, आपका पेट दुखने लगता है। क्यों पेट दुखने लगता है? क्योंकि आपको 5वीं रोटी पे ही क्या मिल गया, पूर्ण संतुष्टि मिल गई, आपका पेट भर गया। अब इसके बाद आप उपभोग कर रहे हैं, तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जा रही है, ऋणात्मक हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है। और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता के कारण ही आपको क्या मिल रहा है, आपको तकलीफ मिल रही है, आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, यानी आपको अनुपयोगिता मिल रही है। बात समझ में आ गई? ऋणात्मक उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? इसी तरीके से और भी सारे एग्जाम्पल हैं। कपड़े को ही ले लीजिए, जब आप नया कपड़ा लेते हैं, पहनते हैं, तो पहली बार जब पहनते हैं तो क्या होता है, आपको अधिक आनंद मिलता है, अधिक संतुष्टि मिलती है।
अधिक आनंद मिलने का मतलब क्या है कि अधिक उपयोगिता मिलती है, सबसे अधिक मिलती है। लेकिन हम कपड़ा पहनने के क्रम में यानी कपड़े का उपभोग के क्रम में धीरे धीरे क्या होता है कि कपड़ा जो है लगातार जब उसका उपभोग करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस कपड़े से मन भर जाता है, यानी कपड़ा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर उसको पहनने की इच्छा नहीं होती। अब ये होता है कि बस अब इस कपड़े को इसके आगे हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस कपड़े से आपको मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसके बाद भी यदि आपको कपड़ा पहनने के लिए कहा जाए तब आपको क्या होगा, फिर आपको उस कपड़े से ऋणात्मक उपयोगिता मिलना शुरू हो जाएगी। आप नई बाइक लेते हैं, नई बाइक से जब चलते हैं, पहली बार चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, लेकिन उसके उपभोग के क्रम में, निरंतर उपभोग के क्रम में धीरे धीरे क्या होता है, उस बाइक से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, घटती जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब आप कहते हैं कि अब हम इस बाइक को नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे हमारा मन भर गया। मन भर गया मतलब हमको संतुष्टि मिल गई, यानी हमारी जो है तृप्ति हो गई, पूर्ण तृप्ति हो गई, अर्थात यहाँ पर हमारा सीमांत उपयोगिता क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी अब गाड़ी जो है आगे चलाने लायक नहीं बची। इसके बाद भी आपको कहा जाए नहीं आप अभी इसी गाड़ी से चलिए, तब क्या होता है, उसके बाद तब आपको उससे ऋणात्मक उपयोगिता मिलनी शुरू हो जाती है। तो यही जो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो कि हम सारणी के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उपभोक्ता पहले रोटी का उपभोग करता है तो सबसे अधिक 10 के बराबर उपयोगिता मिलता है, दूसरे रोटी के उपभोग से उससे कम 8, तीसरे के उपभोग से उससे कम 5, चौथे के उपभोग से उससे भी कम 2 के बराबर उपयोगिता मिलती है। 5वीं रोटी पर जो है उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है। यही उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है, जहाँ पर वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता जो है उपभोग की इकाई को बढ़ाता है तो उससे जो है उसको ऋणात्मक उपयोगिता मिलनी शुरू हो जाती है। यही जो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो कि आप देख रहे हैं कि उपभोग की इकाइयाँ बढ़ रही हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। जो सीमांत उपयोगिता का क्रम होता है ये धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो इसलिए जो है शून्य के बाद भी यदि आप उपभोग करते हैं तो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब आगे हम इसी बात को रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम रेखा चित्र के द्वारा भी रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है हम रेखा चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, रोटी की इकाइयाँ हैं, सीमांत उपयोगिता है। तो हम यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष लेते हैं और थोड़ा हम इधर करके बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका x अक्ष है, ये मूल बिंदु, इसको आप O कर लीजिए और इसका निर्देशांक आप 0 भी बोल सकते हैं, 0 0 होता है। और ये y अक्ष है। x अक्ष पे हम क्या दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे रोटियों की इकाइयों को, रोटी की इकाइयाँ। और y अक्ष पे हम क्या दर्शाएंगे, y अक्ष पे हम दर्शाएंगे सीमांत उपयोगिता को, सीमांत उपयोगिता या MU आप बोल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता या MU, इसको हम y अक्ष पे दर्शाएंगे। देखिए जो दर्शाने का क्रम होता है, देखिए 2 तरह के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। तो
जो स्वतंत्र चर होता है उसको हम, जो स्थिर चर होता है या स्वतंत्र चर होता है या स्थिर चर होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र चर को हम एक्स अक्ष पे दर्शाते हैं और जो आश्रित चर होता है उसको हम वाई अक्ष पे दर्शाते हैं। क्योंकि इन रोटियों के क्रम से ही उपयोगिता मिलती है, इन रोटियों के क्रम पर ही, उपभोग के क्रम पर ही ये डिपेंड करता है, इसलिए आश्रित होता है, स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हम रोटियों की इकाइयों को दर्शाएंगे, यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता को दर्शाएंगे। ठीक है, तो रोटियों की कितनी इकाइयाँ हैं, कुल 6 इकाइयाँ हैं। तो हम बराबर दूरी पर नाप लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर एक रोटी को हम मापते हैं। तो उस हिसाब से जो है हम यहाँ पर बराबर दूरी पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 या आगे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। वाई अक्ष पे आप देखेंगे कि जो आपको लिखना है उसको न्यूनतम से अधिकतम तक देखना होता है। तो न्यूनतम यहाँ पे 0 है, अधिकतम 10 है, यहाँ पे -3 भी है। -3 है मतलब हम इसको वाई अक्ष पे दर्शा रहे हैं और इसमें धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या भी है। तो ऋण वाली संख्या क्या हो जाती है, अब वाई अक्ष पे ऋण वाली संख्या क्या होती है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ होती है, इसीलिए इसको हमने नीचे तक बढ़ा दिया है। ठीक ना, वाई डैश अक्ष आप लिख सकते हैं इसको बढ़ा के, है ना, या केवल ऐसे ही कर सकते हैं। ये मूल बिंदु से नीचे आपके जाएंगे तो वाई अक्ष पे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो 0 से 10 तक है। 0 से 10 के लिए आप 1-1 का पैमाना मान सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 उपयोगिता के बराबर आप मानकर 1-1 करके 10 खाने बना सकते हैं आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नीचे भी इसी क्रम में जैसे आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर -1 मान के, ठीक है, फिर -2 -3 जितना भी है -4 करके, है ना, चूँकि 3 ही तक है तो आप 3 ही तक भी लिख सकते हैं। तो -1 -2 -3। ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ पर हम आयत चित्र के द्वारा इसको हम दर्शाएंगे। आयत चित्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, अब देखिए आप कि पहली जो इकाई है रोटी की उससे 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो पहली इकाई पे, यहाँ पहली इकाई है 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ से सीधी लाइन आप ऊपर खींचेंगे, किसके बराबर, 10 के बराबर। ये 10 के बराबर आप इस लाइन खींचेंगे और इससे मिला। देखिए आयताकार, आयत का आकार आप जानते हैं, ये आयत का आकार है जिसमें लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, आयताकार होता है, चतुर्भुज का आकार। तो ये जो है आप देख रहे हैं, पहले रोटी से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है इसका चित्र हमने बना दिया आयत के आकार का। फिर दूसरे रोटी से आप देखेंगे तो 8 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम इसी को देख के बना रहे हैं। तो दूसरी रोटी से 8 के बराबर, तो दूसरी रोटी पर आप चलेंगे और ऊपर लाइन खींचेंगे ऐसे, और 8 जहाँ भी होगा लगभग देख रहे हैं आप यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ से पूरा नहीं मिलाना है, केवल यहीं से आपको बगल में मिला देना है। इसको जो है एक स्केल रख के नापेंगे और इसके बराबर जो है आप देखेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर आप तीसरी रोटी से 5 के बराबर मिल रहा है, तीसरी रोटी यहाँ पे है, यहाँ से आप ऊपर तरफ जाएंगे और 5 आप देखेंगे यहाँ पे, 5 यहाँ पे है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि चौथी जो रोटी है उससे जो है कितना मिल रहा है, 2 के बराबर। तो चौथी रोटी ये है, इसके ऊपर आप जाएंगे और जहाँ भी 2 होगा, 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ऐसे आप स्केल रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 2 है। ठीक है, 2 के बराबर आप इसको मिला देंगे। फिर आप देखेंगे कि 5वीं रोटी पर क्या है, 0 है। तो 5वीं रोटी पर 0, मैंने आपको बताया था कि 0 का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, मतलब या तो एक्स अक्ष पे रहेंगे या तो वाई अक्ष पे रहेंगे। क्योंकि हम जो दर्शा रहे हैं
वो किसके अनुसार दर्शा रहे हैं, वाई अक्ष के अनुसार दर्शा रहे हैं। जब वाई अक्ष शून्य रहता है तो किस पर रहेगा, वो एक्स अक्ष पर ही कहीं रहेगा। तो एक्स अक्ष पर ही वाई शून्य है, किस बिंदु पर शून्य है, वो 5वें रोटी के बिंदु पर यहाँ पर शून्य है, इसलिए ये बिंदु क्या होगा, यहीं पर रहेगा। यानी इसका जो आयत है वो कहीं नहीं बनेगा, वो ऐसे ही रहेगा, यानी इसी अक्ष पर ही रहेगा, ठीक ना। इसका आयत क्या होगा, इसी अक्ष पर ही रहेगा। तो इसको बनाना जरूरी नहीं है, बन ही नहीं पाएगा, ठीक ना, ये इसी बिंदु पर रहेगा क्योंकि ये शून्य है। छठवीं रोटी पर आप देख रहे हैं कि कितना है, -3 है। तो छठवीं रोटी पे क्या है, -3 है। तो 5वीं पे शून्य है, छठवीं पे क्या है, -3। तो -3 क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ से लाइन आप नीचे बढ़ाएंगे 3 के लिए। आप देखिए 3 कहाँ पे है, तो ये 3 है, आप देखिए ऐसे लगभग यहाँ पे है। यहाँ पर हम 5 और 6 को मिटा देते हैं, 5 और 6 को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको चित्र बनाना है और इसलिए जो है हम इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम ऊपर भी लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे 6। तो छठवीं इकाई पे, तो इस तरीके से छठवीं इकाई को हम नीचे तक बढ़ाएंगे -3 तक। तो आयत कैसे बनेगा, तो आयत के लिए क्या करेंगे, अब चूंकि इधर दंड नहीं बना है, इधर आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो बना के इस तरीके से आप क्या करेंगे, आयत बन गया। ये 5 से 6 के बीच में जो है ये आयत नीचे दिखा रहा है, क्योंकि जो आयत बनेगा वो 2 बिंदुओं को लेकर बनेगा, एक बिंदु पे तो आयत बनेगा नहीं। जैसे यहाँ एक रोटी पे बना तो कहाँ से बना है, ये 0 से लेकर 1 के बीच में बना हुआ है। ऐसे 2 पर जो बना है आयत कहाँ पे बना है, 1 और 2 को मिला के बना है। 3 पर आयत कैसे बना हुआ है, 3 वाले का आयत जो है 2 और 3 को मिला के बना है। 4 वाले का आयत 4 और 3 को मिला के बना है। 5 वाले का नहीं बना है तो 4 और 5 को है। 6 वाले का बनाना है तो 5 और 6 को लेकर मिलाना है, इसलिए जो है ऋण 3 तक इसको बढ़ाएंगे तो इसको भी नीचे बढ़ाएंगे। इस तरीके से ये आयत बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली रोटी है, पहली इकाई, ये 10 यूनिट के बराबर जो है आपको उपयोगिता दे रहा है। ये 8 के बराबर है, यहाँ पर ये 5 के बराबर है तीसरी रोटी। चौथी रोटी आपका 2 के बराबर है, और 5वीं रोटी जो है ये 0 के बराबर है, और 6वीं रोटी कितना है, -3 के बराबर है। ये जो है आप रेखा चित्र में आप देखें तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि उपयुक्त रेखा चित्र में सबसे पहले हम आप बताएंगे कि एक्स अक्ष पर जो है रोटी की इकाइयों को दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, सीमांत रोटी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को दर्शाया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि पहली रोटी से जो है उपभोक्ता को 10 के बराबर, दूसरे से जो है 8 के बराबर, तीसरे से 5 के बराबर, चौथे से 2 के बराबर मिल रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता जो है उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। 5वीं रोटी पर जो है, 5वीं इकाई पर जो है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जा रही है ना। यही जो है उपभोक्ता का क्या होता है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। यही जो है 5वीं रोटी क्या है, ये उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता जो है आगे उपभोग करता है, 6वीं इकाई का उपभोग करता है, तो उससे जो है उसको ऋणात्मक उपयोगिता अर्थात -3 के बराबर उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। बस यही जो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। पूरे नियम को आप देखें तो बहुत ही आसान है। हमको समझना क्या है कि वस्तु की इकाइयों, वस्तु के उपभोग की इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसके नाम से ही समझ लीजिए आप कि सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, ह्रास हो रही है, मतलब घट रही है। क्यों घट रही है, जब उपभोक्ता जो है उपभोग की इकाइयों के क्रम को क्या करता है, बढ़ाता जाता है। आसान है नियम, बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये क्या होता है, दिन पर दिन घटता जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। आइए अब हम जो है इस नियम के कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो नियम की मान्यताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह नियम कुछ प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है, और
उन्हीं मान्यताओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली मान्यता आपका फर्स्ट आपका जो है जो मान्यता है कि जो वस्तु की उपभोग की जो इकाइयां हैं, वस्तु के उपभोग की जो इकाइयां हैं वो क्या होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयां क्या होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। पहली मान्यता है कि वस्तु की उपभोग की इकाइयां समरूप होनी चाहिए, यानी जिस वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है उसकी जो इकाइयां हो वो समरूप होनी चाहिए। समरूप का मतलब होता है कि उन इकाइयों के न तो गुण में न तो मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता रोटी का उपभोग कर रहा है तो जो रोटी का उपभोग कर रहा है तो रोटी का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई रोटी बहुत पतली है, कोई रोटी बहुत मोटी हो गई, कोई रोटी बहुत बड़ी हो गई तो कोई रोटी बहुत छोटी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को मतलब समरूपता का समरूपता मतलब सभी रोटी आकार में, है ना, लंबाई चौड़ाई, है ना, मोटाई, सब में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसकी क्वालिटी, उसके स्वाद में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, गुण और मात्रा में क्या होना चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। उसकी जितनी भी इकाइयाँ, जितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है सभी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। ये पहली मान्यता है। सेकंड, दूसरी मान्यता की अगर हम बात करें, उपभोग जो होना चाहिए वो निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग का जो क्रम है वो क्या है? निरंतर होना चाहिए। उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग का निरंतर क्रम का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता जो है, मान लीजिए हम अभी एग्जाम्पल लिए थे, रोटी की ही एग्जाम्पल लिए थे, रोटी का उपभोग कर रहा है, तो जब वो रोटी का उपभोग करना शुरू करता है तो निरंतर क्रम में करता है। वो भोजन करने बैठता है तो एक साथ ही जो है जितनी भी रोटियों का उपभोग करता है एक साथ की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी अभी खा लेगा, एक रोटी जो है 4 घंटे बाद खाएगा, 2 रोटी 5 घंटे बाद खाएगा, ऐसा नहीं है। समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जिस भी क्रम में वो उपभोग कर रहा है उसी क्रम में निरंतर उपभोग होना चाहिए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। बीच में गैपिंग होती है तब ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। इसी का मतलब क्या है कि उपभोग जो है वो क्या होना चाहिए? निरंतर क्रम में होना चाहिए। इसमें जो है आपका अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे कि जो उपभोग की इकाइयां हैं, वस्तु की जो इकाइयां हैं, उपभोग की इकाइयां हैं, उसका जो आकार होना चाहिए, आकार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जो आकार है, वस्तु का जो आकार है वो क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको प्यास आई है, तो प्यास आई है तो आपके मुंह में जो है बूंद बूंद पानी डालेंगे, तो बूंद बूंद पानी क्या है? बूंद बूंद पानी डालना, ये उस वस्तु के उपभोग की इकाई की पर्याप्त मात्रा नहीं कही जाती, क्योंकि वो बूंद पानी जो है हमारे मुंह में क्या करेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो जिस भी वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसका आकार क्या होना चाहिए? वो एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, एक सामान्य मात्रा में होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। एक सामान्य मात्रा में पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मतलब ये है कि बहुत कम नहीं, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए,
बात समझ आ रही है? यहाँ पर कहने का मतलब वही है, जिस भी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसका आकार क्या होना चाहिए, एक जो है उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, एक उपयुक्त उसका आकार होना चाहिए, पर्याप्त उसका आकार होना चाहिए। ठीक है। यदि हम आगे बात करें, चौथी मान्यता की बात करें, तो चौथी जो मान्यता है कि जो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, वो क्या होना चाहिए, यथावत स्थिर होना चाहिए, यथावत स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता जो है किसी भी प्रकार से सामान्य स्थिति में ही होना चाहिए। जैसे शराब पी लिया, मतवाला हो गया, जब वो शराब पी के मतवाला हो गया तब उसको जो है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, वो सामान्य स्थिति से हट कर हो गया, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर नहीं है। तो इस नियम के लागू होने के लिए जो है उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो क्या होना चाहिए, यथावत स्थिर होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करें, पांचवें की बात करें कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय जो है वो स्थिर होनी चाहिए, और इसके अलावा जो उपभोग प्रवृत्ति है ये भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यानी ये नियम लागू होने के लिए क्या होना चाहिए कि व्यक्ति की आय क्या होनी चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए, उसके आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके उपभोग की प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो भी स्थिर होनी चाहिए, और उपभोक्ता की जो आय है वो भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, तभी जो है ये नियम लागू होगा। अगला जो है हम बात करें, छठवें मान्यता की यदि हम बात करें, तो उपभोक्ता की जो रुचि है, आदत है, फैशन है, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति का, उपभोक्ता का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, रुझान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि रुचि या रुझान उसकी बदल गई तो अब ये नियम लागू होने वाला नहीं है। उसकी हैबिट, जो उसकी आदत है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी आदत भी बदल गई तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। कोई फैशन है, रिवाज जो चल रहा है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैशन खत्म हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, तो उस वस्तु पर भी ये नियम लागू नहीं होगी। तो ये सारी बातें भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो उपयुक्त जो हमने पांचों बातें बताई कि वस्तु की इकाइयां समरूप होनी चाहिए, उपभोग का जो क्रम है वो निरंतर क्रम में होना चाहिए, वस्तु का जो आकार है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर होनी चाहिए, व्यक्ति की या उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर होनी चाहिए, उसका जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो स्थिर होनी चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन आदि, इन सब में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारी मान्यताएं दी होने पर ही
किसी उपभोक्ता के उपभोग के क्रम में निरंतर वृद्धि करने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, अर्थात ये नियम लागू होता है। जब ये सारी मान्यताएं दी होंगी, ये मान्यताएं आप मान के चलेंगे, तभी जो है ये नियम लागू होगा। अब हम लोग जो है इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अपवाद, अपवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी नियम के अपवाद का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर नियम लागू नहीं होता। जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में नियम लागू नहीं होता, वह क्या कहलाता है? उसी को हम अपवाद कहते हैं। कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जहां पर नियम लागू नहीं होता। तो हमारा जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये जो है कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके अपवाद के बारे में बताया कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर जो है ये आपका नियम लागू नहीं होता। तो इसके अपवाद के बारे में हम बात करें तो कुछ प्रमुख अपवाद की हम बात कर लें। पहला जो इसका अपवाद है, पहला अपवाद क्या है कि मधुर संगीत, सुंदर कविता, आदि के संबंध में, मधुर संगीत, सुंदर कविता आदि के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब यदि कोई अच्छी म्यूजिक आप सुन रहे हो, अच्छा संगीत आप सुन रहे हो, मधुर संगीत जो आपको बहुत ही मधुर लग रहा हो, ऐसा संगीत जो आपको बहुत मधुर लग रहा हो, तो उसको सुनने में आपकी जो उपयोगिता है वो कभी भी कम नहीं होगी। वो क्या होती है? वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप सुनते जाते हैं लेकिन आपकी इच्छा बढ़ती नहीं, आप सोचते हैं हम और सुने और सुने और सुने। ऐसे ही सुंदर कविता कोई आप सुन रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको भी सुनने में आपका मन नहीं भरता, आप सोचते हैं थोड़ा और सुने और सुने और सुने। तो और सुनने की जो इच्छा, यानी इच्छा जो बढ़ती जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने के बजाय क्या होता है, वो बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब है कि मधुर संगीत और सुंदर कविता के पाठ में या इसको सुनने में जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। दूसरा यदि हम बात करें, यदि उपभोग की इकाई बहुत छोटी है, यदि उपभोग की इकाई बहुत छोटी है या बहुत कम है, उपभोग की इकाई बहुत छोटी होने के संदर्भ में ये नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाई क्या होनी चाहिए? एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जैसा कि आपने मान्यता पे यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का आकार क्या होना चाहिए? एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बहुत छोटी इकाई होने से भी जो है ये नियम लागू नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताएं कि किसी प्यासे व्यक्ति को यदि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको वाटर पिलाएं, पानी पिलाएं, बूंद बूंद करके पानी पिलाएं, तो उसकी प्यास क्या होगी? कम हो जाएगी? नहीं, उसकी प्यास और भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? प्यास कम होने की वजह, यानी जो उसकी आवश्यकता क्या है? प्यास को बुझाना। तो प्यास बुझने की वजह क्या हो रहा है? प्यास बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि उपभोग की इकाइयां बहुत छोटी रहेगी तो सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय वो बढ़ने लगती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला अपवाद जो है उसकी यदि हम बात करें तो मादक वस्तुओं के संबंध में, मादक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। मादक वस्तुएं, नशीली वस्तुएं जैसे शराब है, शराबी जब शराब का उपभोग करता है, जैसा कि आपको पता है कि शराब से भी शराबी को क्या मिलता है, उपयोगिता मिलती है। तो जब कोई शराबी जब शराब का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी, सीमांत उपयोगिता होगी, वो घटने के बजाय बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जब शराबी जो है शराब का उपभोग करना शुरू करता है तो उसकी प्यास बुझती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है, और वो प्याला पे प्याला जो है वो शराब को पीता जाता है और आगे भी मांग करता जाता है, यानी उसकी प्यास शांत नहीं होती है। उसकी प्यास शांत नहीं होती है शराब से, उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब है कि सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ना शुरू कर देती है। इसीलिए जो है क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति में जो है सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। तो मादक वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपने मान्यता में भी आपने लिखा है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, है ना। यदि जो है इस नियम को लागू करना है, ये नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, यथा स्थिर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसीलिए कहा गया ना कि जब कोई शराबी है तो शराब पी लेगा तो क्या हो जाएगा, शराब जब पीना शुरू करेगा तो वहाँ पे जो है उसकी स्थिति बदल जाती है, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। तो यहाँ पे जो मादक वस्तुएं हैं इसके संबंध में हम बात करें, शराब पीने के संबंध में यदि हम बात करें तो उसकी प्यास जो है वो घटने के बजाय क्या होती है, बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए जो है सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगती है, इसलिए ये नियम मादक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं। दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुओं के संबंध में, दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुओं के संबंध में, दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुओं के संबंध में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ मतलब क्या होता है, जो कठिनाई से प्राप्त होती है। कोई पुरानी वस्तु है, पुराने सिक्के आपको यदि कहीं से मिल जाएं, देश विदेश के टिकट आपको मिल जाएं पुराने, तो कोई दुर्लभ वस्तु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, यदि ऐसी वस्तुएं आपको मिल जा रही हैं तो आप क्या चाहते हैं, आपका इच्छा क्या करता है, आपका इच्छा उसको और भी प्राप्त करने का होने लगता है। यानी आपको पुरानी वस्तुएं या पुराना सिक्का आपको मिल रहा है तो आप सोचते हैं कि और कोई सिक्का मिल जाए, है ना। यानी आपकी इच्छा जो है शांत नहीं होती है, वहाँ पे आपकी इच्छा बढ़ने लगती है, क्योंकि इन वस्तुओं के संग्रह में, उसके कलेक्शन में आपकी जो इच्छा है वो कम होने की बजाय क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो है इन वस्तुओं के संबंध में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। लास्ट में हम बात करें, पांचवें की हम बात करें, शान शौकत
एवं प्रदर्शन। शान शौकत एवं प्रदर्शन वाली चीज़ों पर भी सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। यदि आप समाज में दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शान शौकत कर रहे हैं, दिखावा का मतलब क्या है कि हमारी जो सामान्य स्थिति, हमारे घर की जो है स्थिति सामान्य नहीं है, फिर भी हम समाज में जो है अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, अच्छा पहनने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि इसका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत ऊंचा है। तो वास्तविकता से जब आप परे चले जाते हैं, शान शौकत में चले जाते हैं, प्रदर्शन के प्रभाव में चले जाते हैं, दिखावे में चले जाते हैं, तो ऐसी संदर्भ में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो ये कुछ नियम के अपवाद हैं जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमांत उपयोगिता जो नियम है यह एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक नियम है, इसमें सार्वभौमिक सत्यता पाई जाती है। भौतिक विज्ञान के नियम की तरह ही ये हमारा जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है सार्वभौमिक, इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो ये नियम कहता है, ये बातें हर व्यक्ति, हर देश, हर परिस्थिति, यदि इन मान्यताओं को हम मान के चलें तो इन मान्यताओं के लागू होने पर हर व्यक्ति पर, हर देश में, हर परिस्थिति में जो है ये नियम लागू होता है। यदि यहाँ पर आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उसके उपभोग की इकाइयों को जो है बढ़ाते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये जो नियम, ये जो स्थिति है, आप जापान में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके साथ ये नियम लागू होगी ही होगी। वहाँ पर भी आप यदि वस्तुओं का निरंतर उपभोग करेंगे तो उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता होगी वो निरंतर क्या होगी, घटती ही जाएगी, अंततः उसको घटना ही घटना है। इसलिए जो है ये जो नियम कहता है, ये बातें विश्व के यदि हम बात करें, है ना, सभी जगह, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर आप जाएंगे, सभी जगह जो है ये नियम हमारा लागू होता है। इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ होता है, सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। ये इसका बहुत ही अधिक महत्व है। तो आज हम लोग जो है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार में हम लोग उपयोगिता का जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। इस नियम को हमने सारणी द्वारा, रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस नियम की कुछ मान्यताएं जो कि आपके सामने हमने रखी, और इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, इसको भी मैंने आपको बताया। तो आज इतना ही। दैट्स ऑल।